हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये तय मान करके चलिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इम्यूनोलॉजी के अंदर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। हम आज बात करने वाले हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पैम्प, डैम्प और पीआरआर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियोस जाकर के देख लीजिए। उसके बाद टॉल लाइक रिसेप्टर समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टॉल लाइक रिसेप्टर एक तरीके के पीआरआर्स ही होते हैं और इनके कई सारे सेलिएंट फीचर्स हैं, कई सारे तरीके के टीएलआर्स होते हैं, कई सारे तरीके के टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। उन सभी के बारे में आज बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे जो टॉल लाइक रिसेप्टर से स्पेसिफिकली पूछे गए हैं पिछले कई सालों में, वो भी बातें करेंगे। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से डायग्राम्स देखेंगे और ये देखेंगे कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स की हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से उनके बारे में साइंटिस्ट को पता चला और उनका रोल इम्यूनोलॉजी में कैसे डिफाइन हुआ, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म जिसको हम लोग टीएलआर के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा कि चाहे टॉल लाइक रिसेप्टर कहे चाहे टीएलआर कहे, आपको एक ही चीज समझनी है। तो दिस इज टॉल लाइक रिसेप्टर्स। अब ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक तरीके के पैटर्न रिकॉग्निशन के रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि आप पीछे जो पीआरआर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है वो जाकर के देख लीजिएगा। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? ये ऐसे टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो पर्टिकुलर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये पैटर्न्स कहाँ पे पाए जाते हैं? जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, उनके सरफेस के ऊपर, उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पैटर्न्स पाए जाते हैं जिनको रिकॉग्नाइज करने का काम ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइपोपॉलीसैकेराइड है, फ्लैजिलिन का मॉलिक्यूल है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये सारे की सारी चीजें जो हैं स्पेसिफिक हैं पैथोजेंस के लिए, तो उन्हीं को रिकॉग्नाइज करने का काम टॉल लाइक रिसेप्टर्स का होता है। अब एक बार टॉल लाइक रिसेप्टर ने किसी भी पैथोजन को, किसी भी जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो उसके बाद उसका काम क्या होता है? उसके बाद उसका फंक्शन होता है कि वो फर्दर सिग्नलिंग करवाए और सिग्नलिंग के प्रोसेस के थ्रू वो इस पैथोजन को या कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसको बॉडी से एलिमिनेट आउट करवा सके। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो भी फ्लैजिलिन है, जो भी लाइपोपॉलीसैकेराइड है या पेप्टिडोग्लाइकेन है, किसी भी तरीके से आपकी बॉडी का तो पार्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं पैथोजन का ही पार्ट है, तो उसको हटाना जरूरी है बॉडी से। तो सेल की सिग्नलिंग इस तरीके से करवाएगा जिससे कि ये पैथोजन या ये भी जो भी मॉलिक्यूल है उसको बॉडी से एलिमिनेट करवाया जा सके, ये कहानी। तो सेल सिग्नलिंग करवाता है और सेल सिग्नलिंग का पर्पस क्या होगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पर्पस है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब शुरुआत करते हैं कि आखिर टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में या टॉल रिसेप्टर्स के बारे में आखिर साइंटिस्ट को पता किस तरीके से चला। तो ओरिजिनली जब इनके बारे में सबसे पहली बार पता चला तो इनका रिलेशन इम्यूनोलॉजी से नहीं पाया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाएं तो जो ये रिसेप्टर्स हैं, इनका जो फंक्शनैलिटी थी इनिशियली, ये पाया गया कि ये डॉर्सो वेंट्रल पोलैरिटी कॉज करवाते थे। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, आपको पता भी होगा इसके बारे में। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के अंदर डॉर्सल और वेंट्रल पोलैरिटी को ये कॉज करवाते थे या बनवाते थे। अगर आपने थोड़ी बहुत एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपको आइडिया होगा कि डॉर्सो वेंट्रल पोलैरिटी किसे कहते हैं। अगर नहीं भी पता है तो अगले डायग्राम में मैं उसको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि इनिशियली ओरिजिनली जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स थे, इनको या इनका काम क्या पाया गया? इनका काम पाया गया कि ये डॉर्सो वेंट्रल पोलैरिटी बनवा रहे थे, किसके अंदर? जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का जो एम्ब्रियो था उसके अंदर बनवा रहे थे। ठीक है, लेटर ऑन थोड़े समय बाद ये भी पाया गया कि जो ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, ये एडल्ट फ्लाई के फॉर्म में जब ये एडल्ट बन जाती है, तो इस केस में यहाँ तो ये एम्ब्रियो के अंदर ये फंक्शन था, लेकिन जब ये एडल्ट फ्लाई बन जाती है तो उस समय फंगल इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का भी काम टॉल लाइक रिसेप्टर्स का ही होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू फंगल इन्फेक्शंस। अब इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगर आपको इमेज लेनी हो तो आप इसकी इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर का यहाँ पे इमेज लगा रखा है।
ये बेसिकली फ्रूट फ्लाई होती है। अब इनिशियली जैसे मैंने कहा कि ओरिजिनली जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है उसके एम्ब्रियो के अंदर ये देखा गया कि टॉल प्रोटीन्स जो होते हैं वो डॉर्सोवेंट्रल पोलैरिटी बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे मैंने टॉल प्रोटीन्स लिख रखा है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स नहीं लिख रखा। दोनों में एक अंतर है, समझने की कोशिश करिएगा कि जब ह्यूमन बींग्स की बात करी जाती है या जब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो वहां पे इस टॉल प्रोटीन से मिलते हुए प्रोटीन्स जो इस टॉल प्रोटीन की तरीके से काम करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को टॉल लाइक रिसेप्टर्स कहा जाता है। लेकिन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमेशा इसको टॉल प्रोटीन ही कहा जाता है। तो टॉल प्रोटीन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो है वो नया नाम दिया गया है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, जैसे कि मैंने बताया कि ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, यहाँ पे इसका होता है डॉर्सल साइड और यहाँ पे होता है इसका वेंट्रल साइड। तो यानी कि डॉर्सो वेंट्रल पोलैरिटी यानी कि पीठ की तरफ और आगे की तरफ का जो पोर्शन है, ये पोलैरिटी बनाने का काम ये टॉल प्रोटीन करवाता है। कब? जब ड्रोसोफिला एक एम्ब्रियो फॉर्म में होती है तब। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1980 का ये कहानी है। 1980 में ये सबसे पहले ये देखा गया कि डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन ये टॉल प्रोटीन करवाता है। एक्चुअली ये देखा गया कि बहुत सारी ड्रोसोफिला को ग्रो जब कराया जा रहा था तो उसमें देखा गया कि एक ड्रोसोफिला के अंदर ये जो टॉल प्रोटीन है वो म्यूटेटेड कंडीशन में है। अब अगर कोई प्रोटीन अगर मान लीजिए म्यूटेटेड कंडीशन में, तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो जीन जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जीन जो टॉल प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन होगा, अगर वो जीन म्यूटेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहां से जो प्रोटीन बन रहा होगा वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, या अगर फॉर्म भी हुआ तो ये इसका फंक्शन नहीं काम कर पा रहा होगा अपनी तरीके से, तो इसका फंक्शन ठीक से नहीं काम करेगा। अब अगर हम देखें तो अगर प्रोटीन का फंक्शन नहीं हो रहा होगा तो ऑब्वियसली इसकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड जो है वो पोलैरिटी नहीं शो करेगी, यानी कि जो इसकी बॉडी में पोलैरिटी दिख रही है आपको वो नहीं दिखाई देगी। तो ये सबसे पहले देखा गया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर डीवी एक्सिस नहीं बन रहा था, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस नहीं बन रहा था। अब आगे चलते हैं और अगली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। अब अगली स्लाइड में मैं यहाँ पे ये कनेक्ट करना चाहता हूँ कि इम्यूनोलॉजी से आखिर किस तरीके से कनेक्टेड हुआ टॉल लाइक प्रोटीन्स या जो टॉल प्रोटीन्स थे, ये आगे चल करके इम्यूनोलॉजी से कैसे कनेक्ट हुए। अभी तक तो हम लोगों ने इसको एम्ब्रियोलॉजी से कनेक्टेड देखा, तो समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 1996 में, तो काफी रिसेंट सी बात है ये, 1996 में ये पाया गया कि जो टॉल प्रोटीन्स होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, इनका काम एक्टिवेशन ऑफ इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है। अब आपको जानकारी होगी कि इन्नेट इम्यून का मतलब क्या हो गया, ये बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ, और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक। तो ये पॉइंट्स जरा याद रखिएगा क्योंकि अभी आगे जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवाने का काम भी टॉल प्रोटीन्स का या टॉल लाइक प्रोटीन्स का ही होता है। अब कैसे इस बारे में पता चला, तो ये अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है। देखा ये गया कि जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, वो जो नॉर्मल अगर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, नॉर्मल अगर फ्रूट फ्लाई है, तो क्या होता है कि वो फंगल इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट होती है, यानी कि उसको कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर हम किसी टॉल प्रोटीन को इनएक्टिवेट करवा देते हैं, या मान लीजिए किसी फ्रूट फ्लाई के अंदर कोई टॉल प्रोटीन जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है या काम नहीं कर रहा है, तो पाया गया कि ड्रोसोफिला जो है वो इन्फेक्ट हो जाती है एक तरीके के फंगल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये फंगल इन्फेक्शन किसका है, बेसिकली एस्परजिलस का है। ठीक, ये फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने इमेज ली है यहाँ पे, ये आपका एस्परजिलस से इन्फेक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है ड्रोसोफिला को। तो ये इन्फेक्शन तब होता है जब टॉल प्रोटीन्स जो हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं या म्यूटेटेड होते हैं इसके अंदर। अब जाकर के ये समझ में आया कि अगर टॉल प्रोटीन्स इनएक्टिवेटेड या म्यूटेटेड हैं तो अल्टीमेटली इन्नेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और अगर इन्नेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाया तो डिजीज होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको अब कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स या टॉल प्रोटीन्स मुझे कहना चाहिए यहाँ पे, उनका रोल क्या है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने जैसे कि बताया आपको, इनवर्टिब्रेट्स के केस में हम इसको टॉल प्रोटीन कह रहे थे, लेकिन अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसको टॉल लाइक रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसकी चाहे तो आप इमेज ले सकते हैं और फिर हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैंने पीछे में शायद आपको टाइम नहीं दिया था इमेज लेने का, तो आप इसको इमेज ले सकते हैं और फिर नेक्स्ट इसकी इमेज ले लीजिए।
और अब आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैं इस स्लाइड के अंदर आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर टॉल लाइक रिसेप्टर्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये टाइप 1 इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये हो गया कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये टॉल लाइक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर दिया गया है। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब ये हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस करने वाला ऐसा प्रोटीन कहलाता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। बेसिकली जब ये क्रॉस कर रहा है इसको, तो ये इंटीग्रेटेड है प्रॉपर्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कई तरीके के प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जैसे कि आपको पता होगा कि जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। तो इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और एक दफा क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा। ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का अटैचमेंट भी देखा जाता है, ठीक। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे 3 पार्ट आप देख पा रहे हैं। ये जो प्रोटीन है इसके 3 पार्ट्स आप देख पा रहे हो। सबसे पहला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग एक्सटीरियर डोमेन कहते हैं। एक्सटीरियर डोमेन, जो इसका बीच वाला यहाँ पे पार्ट है वो आप इसका ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन कहते हैं इसको, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस हो रहा है इसको ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन कहते हैं। और ये जो रीजन है इसको साइटोप्लाज्मिक रीजन बोलते हैं या साइटोप्लाज्मिक डोमेन बोलते हैं, या इसको यहाँ पे TIR डोमेन भी कहा गया है। तो ये 3 पार्ट हो गए। सबसे पहला एक्सटीरियर डोमेन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हो गया, ये हो गया TIR डोमेन। अब तीनों का अलग अलग काम होता है और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, तो इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि सेल के जो बाहर रीजन पाया जाता है, ये वाले पोर्शन की बात की जा रही है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन के बारे में। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन जो है वो एन टर्मिनल डोमेन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एन टर्मिनल डोमेन। तो ये एन टर्मिनल है, यहाँ पे एन टर्मिनल। आपको पता है कि हर प्रोटीन के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। तो ऑब्वियसली अगर ये वाला हिस्सा एन टर्मिनल है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? सी टर्मिनल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इंट्रासेल्यूलर जो डोमेन होता है उसको सी टर्मिनल डोमेन कहते हैं, तो ये सी हो गया, ठीक। नेक्स्ट, इसकी पूरी की लेंथ होती है लगभग 700 to 1100 अमाइनो एसिड लेंथ। तो ये जो प्रोटीन है ऑब्वियसली ये प्रोटीन किसी ना किसी अमाइनो एसिड से, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होगा। तो 700 से लेकर के 1100 अमाइनो एसिड की लेंथ तक हो सकती है इस प्रोटीन को बनाने के लिए। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम एन टर्मिनल डोमेन के बारे में बात करें तो एन टर्मिनल डोमेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा रिपीट पाया जाता है। तो एन टर्मिनल रीजन में 16 to 28 ल्यूसीन रिच रिपीट्स पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ल्यूसीन अमाइनो एसिड काफी ज्यादा देखा जाता है। बहुत बार ल्यूसीन का रिपीट देखने को हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मल्टीपल ल्यूसीन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ल्यूसीन रिच रिपीट इसको बोलते हैं LRRs, ठीक है। कहाँ पे पाए जाएंगे? एन टर्मिनल रीजन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनका काम क्या होता है? रिकॉग्नाइजेस पैम्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर जो पैटर्न्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। यानी कि वही जैसे मैंने आपको बताया था, लाइकोपॉलीसैकेराइड, फ्लैजेलिन, पेप्टिडोग्लाइकैन, इन सबको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? इन सबको रिकॉग्नाइज करने का काम ल्यूसीन रिच रिपीट्स यहाँ पे करते हैं, जो एन टर्मिनल डोमेन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाइए TIR, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो TIR डोमेन है इसका काम क्या होता है? TIR डोमेन डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग करवाता है, यानी कि एक बार ल्यूसीन रिच रिपीट ने पैम्प को या डैम्प को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद ये सिग्नल सीधे नीचे जाता है और यहाँ पे सिग्नलिंग आगे बढ़ती है। और सिग्नलिंग का पर्पस क्या होता है? ताकि हम एलिमिनेट करवा सके पैथोजन को कंप्लीटली बॉडी से। ये इसका फाइनल हमारा प्रोसेस होता है, ठीक। अच्छा, TIR का पूरा जो फुल फॉर्म है टॉल IL-1 रिसेप्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फीचर हो गया। हालांकि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन है इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए, यानी कि एन टर्मिनल रीजन के बारे में, और यहाँ पे पता होना चाहिए सी टर्मिनल रीजन के बारे में कि इसका फंक्शन क्या होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो ल्यूसीन रिच रिपीट्स के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका लेंथ पूछा जा सकता है, कितना लंबा होता है। एन टर्मिनल ल्यूसीन रिच रिपीट्स कौन से रीजन पे पाया जाता है, यानी एन टर्मिनल, और यहाँ पे सी टर्मिनल डोमेन पाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आप चाहें तो इसका इमेज ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ डज TIR डोमेन परफॉर्म द इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग?
ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जहां पे पूछा जाता है बहुत बार। अब समझने की कोशिश करिए, जो टीआईआर डोमेन था अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, ये कहां पे था? सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर रीजन में पाया जा रहा था। पूछा ये जा रहा है हाउ डज टीआईआर डोमेन परफॉर्म द इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग, ये सेल के अंदर सिग्नलिंग किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे समझिए, टीआईआर बाइंड्स टू अडेप्टर प्रोटीन्स। जो टीआईआर रीजन है अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये टीआईआर जो रीजन है ये अडेप्टर प्रोटीन्स से बाइंड करता है। अब अडेप्टर का क्या काम होता है? आपने देखा भी होगा कि लैपटॉप का जो चार्जर होता है उसमें भी एक अडेप्टर रीजन पाया जाता है, अडेप्टर पाया जाता है। अडेप्टर दो चीजों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। सेम वे में यहां पर भी अडेप्टर प्रोटीन का क्या काम है? टीआईआर बाइंड्स टू अडेप्टर प्रोटीन्स। अब दो अडेप्टर प्रोटीन्स के साथ टीआईआर बाइंड कर सकता है। कौन से? एक तो MYD88 और एक TRIF। इन दो प्रोटीन्स के साथ, इन दो अडेप्टर प्रोटीन्स के साथ TIR1 जो है वो बाइंड कर सकता है। तो अगर हम यहां पे दिखाने की कोशिश करें ये, तो यहां पे आकर के कहीं अडेप्टर प्रोटीन जो है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, यहां पे आकर के कुछ अडेप्टर प्रोटीन बाइंड करेगा। अडेप्टर प्रोटीन इस तरीके से यहां पे आकर के बाइंड कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि अडेप्टर प्रोटीन्स में कौन कौन से? MYD88 और TRIF, ये दो प्रोटीन्स हो सकते हैं। अब देखिए अडेप्टर प्रोटीन का काम क्या होता है? अडेप्टर प्रोटीन का काम होता है दो चीजों को आपस में जोड़ना। ठीक है, अगर दो चीजें आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़ सकती तो अडेप्टर प्रोटीन काम करता है इन दोनों चीजों के बीच में एक ब्रिज की तरीके से काम करता है और इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अडेप्टर प्रोटीन की तरीके से काम कर रहा है, ये जो रेड कलर वाला प्रोटीन है, और ये प्रोटीन कोई मान लीजिए X है, ये प्रोटीन Y है। इन दोनों प्रोटीन्स को आपस में जोड़ने का काम ये अडेप्टर प्रोटीन कर रहा है। तो बेसिकली ये भी, ये जो दो अडेप्टर प्रोटीन्स हैं MYD88 और TRIF, ये दोनों आकर के TIR1 के साथ जुड़ जाते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसकी जल्दी से इमेज ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉल लाइक रिसेप्टर्स। टॉल लाइक रिसेप्टर्स का क्या एक्शन है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूसीन रिच रिपीट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन में, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ये क्या काम करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं किसको? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को या डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को। इसके बारे में मैं पीछे बात कर चुका हूं, पैम्प और डैम्प के बारे में, इसको स्टडी कर लीजिएगा। अब जैसे ही वो पैम्प और डैम्प को डिटेक्ट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि वो जो नीचे का जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वो सिग्नलिंग करवाना शुरू कर देता है। एज बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस, डाइमराइजेशन हैपेंस। ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे ही कोई भी लिगेंड आकर के टॉल लाइक रिसेप्टर से बाइंड करता है, यानी कि ल्यूसीन रिच रिपीट से आकर के बाइंड करता है, कौन बाइंड करेगा? लिगेंड। लिगेंड क्या हो सकता है? जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, लाइकोपॉलीसैकेराइड हो गया, फ्लैजिलिन हो गया। हर कहना चाहिए हर टॉल लाइक रिसेप्टर का लिगेंड जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे ही लिगेंड आकर के बाइंड करेगा डाइमराइजेशन हो जाएगा। ठीक, अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कि डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है। चलिए मैं दिखा देता हूँ डाइमराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डाइमर फॉर्म हो गया है। अगर हम इनिशियली सिर्फ एक इस तरीके का बनाए यहाँ पे ऐसे करके, अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें ये, तो ये मोनोमर का फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर भी बना दूं इस तरीके का, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये डाइमर बन करके तैयार हो गया। ठीक है, बहरहाल अभी इस पे हम दोबारा आएंगे। हम पीछे चलते हैं और अपना जो डिस्कशन कर रहे थे उसको जरा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे बताया कि एज बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टेक्स प्लेस डाइमराइजेशन हैपन। तो अगर हम देखें तो इनिशियली कुछ इस तरीके का होगा ऐसे, और जैसे ही लिगेंड आकर के बाइंड कर जाएगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये डाइमराइजेशन हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। इसके आप इमेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब डाइमराइजेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो होमोडाइमराइजेशन हो या हेटेरोडाइमराइजेशन हो। होमोडाइमराइजेशन का मतलब क्या हो गया? सेम टाइप के टॉल लाइक रिसेप्टर्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उसको होमोडाइमराइजेशन बोलेंगे। अगर दो अलग अलग टॉल लाइक रिसेप्टर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हेटेरोडाइमराइजेशन बोलते हैं। तो कौन कौन से टॉल लाइक रिसेप्टर्स होमोडाइमराइजेशन करवाते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल TLR4। देखिए TLR4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो TLR4 होमोडाइमराइजेशन करवाता है, और हेटेरोडाइमराइजेशन के केस में TLR2 और 1 आपस में जुड़ जाते हैं। एक TLR2 होगा, दूसरा TLR1 आपस में जुड़ जाएगा।
और या फिर TLR2 और TLR6 आपस में जुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि हीट्रोडाइमर कौन बनवाता है? TLR2 ये हीट्रोडाइमराइजेशन करवाता है। तो कई बार ये TLR1 के साथ जुड़ जाता है, कई बार ये TLR6 के साथ जुड़ जाता है, डिपेंडिंग। ठीक, होमोडाइमर कौन करवाता है? TLR4 एग्जाम्पल। ठीक है, अभी इसके ऊपर वापस भी आएंगे जब हम फाइनल डायग्राम देखेंगे, तो फिर दोबारा देखेंगे इसको। तो चलिए इसकी इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब टॉल, ये देखिए ये स्लाइड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए टॉल लाइक रिसेप्टर्स के कुल मिलाकर के 10 मेंबर्स को देखा गया है। अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बात करें तो 10 मेंबर्स, यानी कि TLR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से TLR1 से लेकर के TLR10 तक ह्यूमन बींग्स के अंदर देखे जाते हैं। और ये कंजर्व्ड है माइस और ह्यूमंस दोनों के अंदर, यानी कि माइस के अंदर भी TLR1 to 10 है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी TLR1 to 10 देखा जाता है, तो इट इज कंजर्व्ड। लेकिन माइस के अंदर 12 मेंबर्स टोटल मिलाकर के देखे जाते हैं, मतलब ये तो है ही है 10 और कुल मिलाकर के 12 मेंबर्स देखे जाते हैं। कैसे? अगर हम कहें तो माइस के अंदर TLR1 to 9 तो होता ही होता है, साथ में TLR11 to 13 भी पाया जाता है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं पाया जा रहा। ह्यूमंस में TLR1 to 10 ही सिर्फ पाया जा रहा है, माइस के अंदर 11 to 13 भी एक्स्ट्रा पाया जा रहा है। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो 1 to 9 लिखा था, 10 कहाँ गया? आपने ऊपर लिखा था कि 10 भी माइस और ह्यूमंस के अंदर कंजर्व्ड है। बिल्कुल सही बात है, TLR10 माइस के अंदर भी होता है बट नॉन फंक्शनल होता है। दिस इज नॉन फंक्शनल इन माइस। तो TLR10 ह्यूमन बींग्स के अंदर फंक्शनल है, माइस के अंदर फंक्शनल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिख दिया है। अब इनकी लोकेशन क्या होती है? ये सब तो डिस्कस हो गया कि माइस के अंदर क्या है, ह्यूमंस के अंदर क्या है। इनकी लोकेशन क्या होती है? TLRs आखिर कहाँ पे पाए जाते हैं? लॉजिकल सी बात है, आखिर TLRs कहाँ पे पाए जाएंगे? अभी भी मैंने आपको दिखाया, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे या फिर वो इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स जैसे कि हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोसोम्स, लाइसोसोम्स या एंडोलाइसोसोम्स, इनके ऊपर भी पाए जाते हैं। कायदे से अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करें कि आखिर ये जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक तो वो पाए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, दूसरे पाए जा सकते हैं एंडोसोम्स या लाइसोसोम्स, कह सकते हैं एंडोसोम्स या लाइसोसोम्स, और तीसरे ऐसे भी टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं जो दोनों पे ही पाए जाते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी होंगे और एंडोसोम्स लाइसोसोम्स के ऊपर भी पाए जा रहे होंगे। इसको भी अभी देखेंगे आगे। तो जल्दी से आप इसकी इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वेयर आर टॉल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट? मैंने जैसे कि आपको बताया था, पहली चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर ऊपर कोई टॉल लाइक रिसेप्टर पाया जा रहा है तो वो किन चीजों को डिटेक्ट करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने की जरूरत है। अगर कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जा रही है तो वो पैथोजन के पेप्टिडोग्लाइकन या फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड, इन चीजों को डिटेक्ट करेगा, क्योंकि पैथोजन के सरफेस के ऊपर ही ये चीजें पाई जाएंगी। पेप्टिडोग्लाइकन, लाइपोपॉलीसैकेराइड कहाँ पे पाया जाता है? जो सेल वॉल वगैरह है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई रहती है, आपको पता है, तो उसके सरफेस के ऊपर पाया जाएगा। तो ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जा रहा है टॉल लाइक रिसेप्टर, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और वहीं ये जो पैथोजन है उसकी प्लाज्मा में, उसकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन पाया जा रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा आसानी से। तो ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं वो किन चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं? LPS और पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए लाइसोसोम या एंडोसोम के ऊपर पाया जा रहा है तो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? ऑब्वियसली आपको पता है लाइसोसोम और एंडोसोम का क्या काम होता है? डाइजेस्ट कर देना। जो भी पैथोजन बॉडी के अंदर आया उसको टुकड़े टुकड़े करके डाइजेस्ट करवा देना। अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो पेप्टाइड्स वगैरह मिलेंगे वो, या जो भी चीजें मिलेंगी वो न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली होंगे। तो बैक्टीरिया या वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होता है? ऐसे टॉल लाइक रिसेप्टर्स का जो लाइसोसोम्स या एंडोसोम्स में पाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी हैं और तो और आपके लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ऐसे वाले जो हमारे टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं उसका एग्जांपल है TLR4। और ऐसे टॉल लाइक रिसेप्टर्स इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इनको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इसकी इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब
टॉल लाइक रिसेप्टर्स की प्रेजेंस कहाँ पे देखी जाती है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पैटर्न रिकॉग्निशन जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, उसी का टाइप है टॉल लाइक रिसेप्टर। ये आपके इन्नेट इम्यून सेल्स पे पाया जा सकता है, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। ये दोनों सेल्स जो है वो इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इनके सरफेस के ऊपर पाया जा सकता है। इसके अलावा नॉन इम्यून सेल्स के सरफेस के ऊपर भी पाया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे एंडोथीलियल सेल्स वगैरह हैं, है ना, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स वगैरह हैं या एपिथीलियल सेल्स हैं, उनके सरफेस के ऊपर भी पाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल रिपीट चीज है। तो फाइब्रोब्लास्ट, एपिथीलियल सेल्स, इनके ऊपर भी आपका टीएलआर पाया जा सकता है। तो इसकी इमेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब टीएलआर्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो जो सेल के सरफेस पे पाए जा रहे हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो वो इस तरीके के हैं, टीएलआर 1, 2, 4, 5, 6 और 10। और इसके अलावा जो सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, इंट्रासेल्युलर हैं, यानी कि जो एंडोसोम्स, लाइसोसोम्स वगैरह के ऊपर पाए जा रहे हैं, उनका नंबर क्या है? 3, 7, 8 और 9। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी होंगी कि कौन कहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, तो 1, 2, 4, 5, 6 और 10 यहाँ पे, और इंट्रासेल्युलर में 3, 7, 8 और 9 पाए जाते हैं। ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, कौन से सेल सरफेस पे और कौन से इंट्रासेल्युलर रीजन पे पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब टीएलआर्स एंड देयर लिगेंड्स, ये स्लाइड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से तो आप जान लीजिए कि क्वेश्चन निश्चित आता है। ये जो इमेज है मैंने पाथफाइंडर बुक से ले रखी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्यूबी की हैं, लेकिन ये जो है इमेज पाथफाइंडर बुक से ले रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है वो काफी कॉन्साइज वे में दी गई है, तो आप इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन दिया है, कौन सा टॉल लाइक रिसेप्टर है और कहाँ पे इसका लिगेंड कौन सा होता है ये दिया गया है। तो ज्यादातर केसेस में यही पूछा जाता है। अब फॉर एग्जांपल TLR2, TLR1 का अगर ये हेटेरोडाइमर है, ये अगर मौजूद होगा तो इसका लिगेंड क्या होगा? बैक्टीरियल ट्राइएसाइल लाइपोपेप्टाइड्स। सिर्फ TLR2 है और होमोडाइमर है तो फंगल फॉस्फोलाइपोमेनिन बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन। TLR2, TLR6 है तो फंगल जाइमोसैन बैक्टीरियल डाइएसाइल लाइपोपेप्टाइड्स, लाइपोटिकोइक एसिड, ये सारे। TLR3 बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। TLR3 जो है वो वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आया है। वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो इसको रिकॉग्नाइज करता है। अब अगर नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करें तो ओके, अब अगर हम TLR4 के बारे में बात करते हैं तो TLR4 जो है वो बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और फंगल मैनन पे पाया जाता है। TLR5 की बात करें तो बैक्टीरियल फ्लैजेलिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। TLR4 और TLR5 ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। TLR7 वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पूछा जाए तो TLR3 और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पूछा जाए तो TLR7। इसके अलावा TLR8 की बात करते हैं तो वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अगेन ये भी रिकॉग्नाइज करता है। TLR9 की बात करें तो बैक्टीरियल CpG DNA, यानी कि जो आपका साइटोसिन, फॉस्फेट और ग्वानिन जो है ये जनरली जीन्स के पहले पाया जाता है, CpG DNA, इसको भी रिकॉग्नाइज करता है। हीमोजोइन को रिकॉग्नाइज करता है। TLR10 और TLR11 अननोन है, अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं है। TLR12 की बात करें तो प्रोफाइलिन को रिकॉग्नाइज करता है और TLR13 को तो बैक्टीरियल 23S राइबोसोमल आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। तो जैसे कि मैंने जो जो चीजें हाईलाइट की हैं इनके बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। बेसिकली ये पूरी की पूरी टेबल आपके CSIR, गेट वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी फंक्शन करते हैं एज होमोडाइमर्स, ज्यादातर सभी के सभी होमोडाइमर्स की तरीके से फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया था कि TLR2 जो है, TLR1 जो है और TLR6 जो है वो होमोडाइमर की तरीके से नहीं फंक्शन करते, हीट्रो की तरीके से करते हैं। पीछे भी मैंने बताया था। तो 1, 2, 2, 6 बेसिकली हीट्रोडाइमर्स हैं। TLR10 ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, माइस के अंदर नहीं पाया जाता। 11, 12 और 13 जो है वो माइस के अंदर देखा जाता है, ह्यूमंस के अंदर नहीं देखा जाता। और माइस के अंदर 10 जो है वो फंक्शनल नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमने देखी।
तो उम्मीद करता हूं कि ये स्लाइड भी समझ में आ गई होगी। इसको इमेज के फॉर्म में आप जरूर ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब ये स्लाइड भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से जो ऐसे टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाने वाला TLR44, TLR21, 26, 55, 11, 11, 12, 12 और ये किसको किसको रिकॉग्नाइज करते हैं इनके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि TLR44 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, TLR21 बैक्टीरियल एंड पैरासाइट्स, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट सॉरी, TLR26 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरियल फ्लैजेलेंट TLR5, यूरोपैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मा प्रोफाइलिन TLR11 और टॉक्सोप्लाज्मा प्रोफाइलिन TLR12 और ये देखिए ये एंडोसोम्स और लाइसोसोम्स में पाए जा रहे हैं। TLR4 जो है वो दोनों जगह पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। TLR4 प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी है और एंडोलाइपोसोम पे ऊपर भी पाया जाता है। और यहाँ पे खास तौर पे आपको ध्यान देना है कि वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे TLR3 हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए TLR8 और TLR7 रिकॉग्नाइज करता है। तो ये चीजें कम से कम आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि कौन कहाँ पे पाया जाता है, कौन किसको रिकॉग्नाइज करता है और तो और कौन जो हेटेरोडाइमर के फॉर्म में है, कौन होमोडाइमर के फॉर्म में है, ये पता होना चाहिए। तो जल्दी से अब इसकी इमेज ले लीजिए आप और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अब टॉल लाइक रिसेप्टर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में उसको जरा जल्दी से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते होंगे कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स TLRs रिकॉग्नाइज किसको रिकॉग्नाइज करते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स MHC मॉलिक्यूल्स को नहीं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं? जी हाँ, पैम्स को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को नहीं करते, सेल्फ को नहीं करते, MHC मॉलिक्यूल को भी नहीं करते। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया आपका बी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। Which of the following TLRs is most likely to recognize double-stranded RNA? कौन डबल स्ट्रैंडेड RNA को रिकॉग्नाइज करेगा? अभी अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं कि डबल स्ट्रैंडेड RNA को रिकॉग्नाइज कौन करता है? TLR3 करता है। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लीजिए TLR3, सॉरी यस, यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज करें तो TLR3 जो है जो डबल स्ट्रैंडेड RNA को रिकॉग्नाइज करता है। अभी अभी हम लोग देख करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। TLR4 इज नोन टू रिकॉग्नाइज। TLR4 किसको रिकॉग्नाइज करता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, या तो TLR4 किसको रिकॉग्नाइज करेगा? लाइपोपॉलीसैकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है which of the following TLRs is localized in the endosomal compartment rather than the cell surface? तो अगर आप देखो कि TLR2, TLR4, TLR5 और TLR9 में अगर हम लोग देखें तो TLR2, 4 और 5 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर मैं भी दिखा सकता हूँ TLR ये तो देखिए आप TLR4 भी यहाँ पे पाया जा रहा है, TLR2 भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जा रहा है, TLR5 भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ TLR9 जो है वो एंडोसोमल कंपार्टमेंट के ऊपर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो TLR9 है। TLR9 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको ऊपर टिक कर सकते हैं TLR9, ठीक। Which of the following statement about TLR is true? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? तो TLRs are only found in invertebrates, नहीं, vertebrates के अंदर भी होते हैं। All TLRs are cytoplasmic receptors, ऐसी भी बात नहीं है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स नहीं होते। कुछ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी पाए जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। TLRs रिकॉग्नाइज एंटीबॉडीज, ये भी गलत हो गया। लेकिन ये बात सही है, TLRs कैन एक्टिवेट NF-κB सिग्नलिंग। एक्चुअली क्या होता है, ये जो टाइप की सिग्नलिंग होती है वो आपकी इम्यून सिस्टम के लिए, इन्नेट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सिग्नलिंग देखी जाती है। तो ऑब्वियसली TLRs इसी सिग्नलिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलिए। TLR4 recognizes which of the following microbial components? तो ये तो रिपीट हो गया, LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है। तो उम्मीद है कि ये जो है आपका उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर हम इसको यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे TLR4 की जगह पे TLR5 लिख दे तो आपका जवाब क्या होगा? अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दूं और TLR5 लिख दूं तो TLR5 किसको रिकॉग्नाइज करता है? TLR5 रिकॉग्नाइज करता है फ्लैजिलिन को। तो उस केस में फ्लैजिलिन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि
हम बताना चाहते थे जो टॉल लाइक रिसेप्टर से रिलेटेड। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप आगे के लेक्चर्स में और कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।